यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेसेस के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, वो जनरल डिस्कशन जो हमने किया था उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। कहाँ से कहाँ पर? तो आंसर है सिस्टम से सराउंडिंग में। ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट एनर्जी आ सकती है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ऐसा कंटेनर लेना पड़ेगा जिसकी वॉल्स होंगी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स या एडियाबैटिक वॉल्स। तो यहां पर ये जो हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं उन वॉल्स को बोला जाता है नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, so that there is no exchange of heat with the surrounding। और यहां पर जो पिस्टन लगा हुआ है, here it is the piston, और यहां पर जो पिस्टन लगा हुआ है वो भी कैसा है? वो भी एडियाबैटिक है। वो भी क्या है? एडियाबैटिक। तो ये पिस्टन की फर्स्ट पोजीशन है जहां पर इसकी वॉल्यूम थी V1, जहां पर इसकी वॉल्यूम है V1। और यहां पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके पास कुछ इंटरनल एनर्जी है, मतलब कि पार्टिकल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रैंडम मोशन कर रहे हैं और कंटेनर की वॉल को हिट कर रहे हैं और पिस्टन को हिट कर रहे हैं। ओके, तो इनके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है। तो इनके पास जितनी भी इंटरनल एनर्जी है उसकी वजह से इनका कुछ टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस। यहां पर जो गैस है उसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है वो है P1। तो प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। ये इसकी इनिशियल कंडीशंस है। अब अगर मैं बाहर से इसको हीट एनर्जी दूंगा तो क्या इसको हीट एनर्जी मिलेगी? आंसर है नो। अगर मैं यहाँ पर बर्नर लगाऊंगा तो इसको हीट एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने कौन सी वॉल लगा रखी है? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स लगा रखी हैं। तो बाहर से हीट एनर्जी देंगे तो अंदर नहीं जाएगी और अंदर इसके जो भी हीट एनर्जी है वो बाहर नहीं आ सकती। सो नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। अगर हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। dq मतलब द हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम। जो हमने हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई की उसको लिखेंगे जीरो। और ये स्टेटमेंट मैंने कहां से लिखी? तो आंसर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताती थी? कि हम सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी देते हैं उस हीट एनर्जी से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और बाकी की हीट एनर्जी से वर्क डन होता है। वर्क डन मतलब कि पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है। तो हमने अगर 100 जूल की एनर्जी दी है तो 70 जूल से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। 70 जूल की एनर्जी से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और बाकी की 30 जूल से वर्क डन होगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर dq की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में dq की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करने का क्या मतलब है? जीरो पुट करने का ये मतलब है कि हम सिस्टम को हीट एनर्जी नहीं दे सकते। हम सिस्टम को हीट एनर्जी नहीं दे सकते, तो हमने सिस्टम को हीट एनर्जी दी नहीं। सो जीरो इज इक्वल टू dw प्लस dw, सॉरी du प्लस dw। जीरो इज इक्वल टू du प्लस dw। अब यहां से दो स्टेटमेंट बनती है, यहां से दो स्टेटमेंट बनेंगी। अगर dw को मैं उधर लेकर के जाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए जैसा कि यहां पर लिखा गया है du इज इक्वल टू माइनस dw, du इज इक्वल टू माइनस dw। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंप्रेशन। इसका मतलब है कंप्रेशन। मैं पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाऊंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसको कंप्रेस करूंगा। कंप्रेस करूंगा, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन को नेगेटिव लिखा जाता है। और अगर मैं इसको ऐसा कंप्रेस कर दूंगा, अचानक से पिस्टन को नीचे ले आऊंगा, तो हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका टेम्परेचर, अगर मैं इसको सडनली ऐसा कंप्रेस कर दूंगा। तो मैंने 150 जूल का वर्क डन किया, वो 150 जूल का वर्क डन उसकी 150 जूल की इंटरनल एनर्जी बन गई। यहां पर इसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी थी जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर था 150 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने पिस्टन को कंप्रेस किया, पिस्टन को नीचे लेकर के आया, जिससे यहां पर क्या हुआ? जिससे यहां पर कंप्रेशन हुआ। और पिस्टन को यहां से इस पोजीशन से यहां तक लाने में, ऐसा नीचे लाने में मैंने 150 जूल का वर्क कर दिया। 150 जूल का वर्क कर दिया तो इससे 150 जूल एनर्जी और बढ़ जाएगी।
इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं जो सिस्टम पे वर्क करूंगा, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, माइनस dw का मतलब है द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सो इट इंक्रीजेज इट्स इंटरनल एनर्जी। तो जो मैं सिस्टम पे वर्क करूंगा उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी ये कैसे पता लगा? तो आंसर है du पॉजिटिव है। du कैसा है? पॉजिटिव, और dw नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि डिक्रीमेंट, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीमेंट। तो अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ये बताएगा कंप्रेशन को। कौन से कंप्रेशन को बताएगा? तो आंसर है एडियाबैटिक कंप्रेशन को। ये स्टेटमेंट एडियाबैटिक कंप्रेशन को बताती है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें सिस्टम वर्क कर रहा है। कैसे पता लगा सिस्टम वर्क कर रहा है? क्योंकि dw पॉजिटिव है। तो आंसर है dw क्या है? पॉजिटिव है। अगर dw पॉजिटिव है, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम वर्क करेगा। सिस्टम क्या करेगा? वर्क करेगा। ये पिस्टन इस पोजीशन पे था, हमने इस पिस्टन पर जो प्रेशर लगा रखा था उसको हटा दिया, इस पिस्टन को फ्री छोड़ दिया। फ्री छोड़ दिया तो पार्टिकल आकर के इसके साथ टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से ये पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो देखिए सिस्टम की पोजीशंस में क्या चेंज होगा। ये पिस्टन फर्स्ट पोजीशन पे था और फिर यहां पर आ गया। ये पिस्टन इस पोजीशन पे आ गया, तो धीरे धीरे ये ऐसा ऊपर बढ़ता जा रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है? मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन होने का मतलब है द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये पार्टिकल्स जाकर के पिस्टन से टकराते हैं और पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। तो पिस्टन, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च की, इन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करके वर्क डन किया, तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। इनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो हम देखते हैं कि यहां पर जो गैस थी उसका टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस रह गया। 150 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पर टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही हमने पिस्टन को फ्री छोड़ा ये पिस्टन अचानक से ऊपर गया और सडन एक्सपेंशन हुआ। तो हमने बोला द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, पिस्टन इस पोजीशन से यहां पर चला गया। पहले वॉल्यूम V1 थी, अब वॉल्यूम V2 हो गई। पहले इतनी वॉल्यूम ले रखी थी, अब इतनी वॉल्यूम हो गई, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हमने बोला एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन हुआ क्योंकि पार्टिकल्स ने इस पर वर्क किया, और पार्टिकल ने वर्क डन किया तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई मतलब कि पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो गई। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो गैस को कंप्रेस करते हैं एडियाबैटिकली तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। और गैस को जब सडनली एक्सपेंड करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। हमारे घर पर जो एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए हैं, वो इसी प्रोसेस पे वर्क करते हैं। सडन एक्सपेंशन से टेम्परेचर कम हो जाता है। पहले कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हम सडन एक्सपेंशन करवा देते हैं। सडन एक्सपेंशन करवाने से टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वो -10 डिग्री सेल्सियस की गैस पूरे रेफ्रिजरेटर में घूमती है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर ठंडा हो जाता है, एयर कंडीशनर वर्क करता है। तो यही वो मेथड है जिससे एयर कंडीशनर बनाया गया, रेफ्रिजरेटर बनाया गया। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। विच एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन? एडियाबैटिक। कौन सा एक्सपेंशन कंप्रेशन है? एडियाबैटिक। ये वाला एडियाबैटिक है। ओके, जो रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस होती है। वो कौन सी प्रोसेस होती है? तो आंसर है साइक्लिक प्रोसेस होती है। उसको हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके, अच्छा अब इसके लिए मैं क्या स्टेटमेंट बोलूंगा? द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। dw अगर पॉजिटिव है, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इफ सिस्टम इज डूइंग द वर्क देन इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब कि इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसीलिए du के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। du के आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। और ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसकी स्टेटमेंट्स लिखना कल लिखी थी मैंने, इनकी स्टेटमेंट्स आप कल के वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर आपको इसकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई मिलेंगी। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, हेंस द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसमें क्या लिखेंगे? द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। उसमें लिखा था वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। इसमें लिख रहे हैं बाय द सिस्टम।
the work is done by the system in expansion, so the internal energy of the system will decrease. Internal energy of the system will decrease, hence the temperature of the system will decreases. हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कोई हीट एनर्जी नहीं जा रही है. सो दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन. वो तो क्लियर ही है, हीट एनर्जी जा ही नहीं रही क्योंकि हमने फॉर्मूला में ही जीरो पुट कर दिया, तभी तो ये रिजल्ट आ रहे हैं कंप्रेशन और एक्सपेंशन के. ओके, तो ये सब हमने कल स्टडी किया था. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट अबाउट द कैलकुलेट वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस. ये पूरी प्रोसेस हमने समझ ली. अच्छा, एक चीज इसमें रहेगी, स्टेट. इसकी स्टेट बताने के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें. इसको एक्सप्लेन करता हूं पहले मैं, फिर हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे. ये मैंने कल भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एडियाबैटिक, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं नीट के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में. So here we are going to study about the equation of state. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या इक्वेशन यूज की जाती है? तो आंसर है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. आइसोथर्मल में था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या इक्वेशन यूज की थी हमने? उसमें यूज किया था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस. और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे पी वी गामा. गामा क्या होता है? गामा हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, हीट एनर्जी के चैप्टर में. गामा इज द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो सीपी और सीवी, इन दोनों के रेशियो को गामा बोला जाता है. किसी भी गैस का कांस्टेंट प्रेशर पर जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, इन दोनों के रेशियो को क्या बोला जाता है? गामा बोला जाता है. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने इसको अच्छे से स्टडी किया था, 2-3 दिन खराब भी किए थे इस पर. ओके, तो आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन याद रखनी है? पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये इक्वेशन कैलकुलेट भी की जा सकती है, लेकिन आपके 11th क्लास के सिलेबस में ये नहीं आती है. कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं. इसके लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक को भी स्टडी करना पड़ेगा, फिर ये इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. एनीवेज, आप जस्ट अभी ये इक्वेशन याद रखिए. आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला कि ये इक्वेशन कैसे बनी, सिर्फ इक्वेशन को याद रखिए. इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी गामा, वी की पावर है गामा, ये वी है और ये इसको क्या लिखा गया? दिस इज गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, और गामा क्या है यहाँ पर? अभी बताया मैंने आपको, गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इनको स्टडी कर लेना भैया. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं. अच्छे से स्टडी कर चुके हैं आप लोग. Now we are going to calculate the work done in an adiabatic process. Okay, अब देखिए. Let इसमें कुछ मान करके चलते हैं. पहले मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें कंसीडरेशन करनी है, assumptions क्या क्या करनी है, फिर उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे. देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हमने एक सिलेंडर लिया जिसकी जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक वॉल्स, और अभी पिस्टन इस जगह पर है. दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन. जब पिस्टन यहां पर था तब गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर थे P1, V1 एंड T1.
प्रेशर है P1 गैस का, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। अब जैसे जैसे ये पिस्टन ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, मतलब कि एक्सपेंशन होगा, हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये पिस्टन एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगा तो पिस्टन की पोजीशन ये हो जाएगी। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि पिस्टन इस जगह पर आ चुका है, क्योंकि गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च की, ये पार्टिकल्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी खर्च की और इस पिस्टन को इस पोजीशन पर ले आए। तो यहां पर आते ही इस गैस का प्रेशर हो गया V2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2। टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर T1 था, पहले ज्यादा था, बाद में कम हो जाएगा, क्योंकि गैस अपनी एनर्जी को खर्च करके इस पिस्टन को ऊपर लेकर के जाएगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओके, तो ये कंसिडरेशन है हमारे। और वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम V1 टू V2। जब वॉल्यूम पहले V1 थी, पिस्टन जब फर्स्ट पोजीशन पे था, और जब ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, और क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, या एडियाबैटिकली एक्सपेंड हुई जब गैस। तो टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है, हमने इसको कल भी लिखा था, इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। व्हेन वॉल्यूम इज V1 एंड वॉल्यूम इज V2, सो वर्क डन विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम V1 टू V2। So integrate from V1 to V2, P dot dV. This is the formula to calculate the total work done from the volume V1 to V2। जब पिस्टन यहां पर था और यहां पर चला गया, तो पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होगा, तो गैस ने जो भी वर्क किया वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है। अब इसमें P की वैल्यू को पुट करेंगे, जैसा कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में किया था, जैसा कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में किया था। सो for adiabatic expansion, या ऐसा लिख देते हैं, so for from equation of state of adiabatic expansion। इक्वेशन क्या है इसकी, अभी मैंने बताया था, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग K मान लेते हैं, तो मैंने इसको कैपिटल K लिख दिया कांस्टेंट को, और ऐसा हमने माना है तो लेट लिख देते हैं। अच्छा, यहां से P की वैल्यू क्या आएगी, PV इज इक्वल टू के आ रहा है, PV गामा इज इक्वल टू के आ रहा है, तो V गामा यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से हम प्रेशर का फॉर्मूला बना सकते हैं, P की वैल्यू निकाल सकते हैं, K कांस्टेंट, और ये V गामा मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, सो V गामा, P इज इक्वल टू V गामा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर दीजिए इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, कर देते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होने वाली है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, P की वैल्यू पुट कर दीजिए K अपॉन V गामा। K अपॉन V गामा को ये भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ही पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू K V माइनस गामा। ये फिजिक्स में आप अच्छे से जानते हैं कि डाउन स्टेयर्स में जो भी क्वांटिटी होती है, अगर उसकी पावर x है या गामा है जो भी है, अगर हम उसको अप स्टेयर्स में लिखेंगे तो माइनस गामा लिख देंगे, इनवर्स लिख देंगे। तो ये डाउन स्टेयर्स में था, जब इसको अप स्टेयर्स में लिखेंगे तो माइनस गामा लिख देंगे, तो K V माइनस गामा। तो P की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू मैंने यहां पर पुट की, K V माइनस गामा डॉट dV। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, तो आंसर है कांस्टेंट है K, तो K का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं,
v माइनस गामा का इंटीग्रेशन होगा। तो k को बाहर लिख देते हैं, हियर k। v माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ये फॉर्मूलाज आप पढ़ चुके हैं, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हो आप विद रिस्पेक्ट टू x dx, ओके, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या इंटीग्रेशन आता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो ये फॉर्मूला यहां लगा दीजिए, v माइनस गामा। तो देखिए क्या स्टेटमेंट बनेगी, v मतलब कि x और इसकी पावर जो भी है उसके प्लस में 1 करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा v माइनस गामा +1। ये पावर देखिए क्या लिखा हुआ है n+1, तो ये n+1 कर दिया। जो भी पावर है उसके प्लस में 1 करना है। डिवाइड बाय ऐसा करना है, डिवाइड बाय भी n+1 लिखना है। पावर है माइनस गामा और उसके प्लस में क्या लिखना है 1। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस गामा। तो v माइनस गामा का ये इंटीग्रेशन होगा, v टू द पावर माइनस गामा +1 एंड डिवाइड बाय माइनस गामा +1, और इसकी लिमिट है v1 टू v2। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस वाली डिजिट को पीछे लिख देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। w इज इक्वल टू k, सिंप्लीफाई करके देखिए क्या लिखेंगे, v1 को आगे लिख दिया 1 माइनस गामा। 1 तो प्लस का है ना, तो प्लस वाली डिजिट को आगे लिख दिया, माइनस गामा पीछे लिख दिया, डिवाइड बाय इसी तरह से ऐसा करेंगे, 1 प्लस का है तो इसको आगे लिख देते हैं 1 माइनस गामा, +1 माइनस गामा, ये रहा +1 माइनस गामा। और लिमिट कहां से कहां लगानी है, v1 से v2 तक लगानी है लिमिट। ओके, अब 1 माइनस गामा ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं। लिमिट इसमें रखेंगे, पहले v की वैल्यू रखेंगे v2 अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर कौन सी लिमिट रखेंगे, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या होगा, w इज इक्वल टू k 1 माइनस गामा, इसको हमने बाहर लिख दिया। ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखोगे। तो अभी मैं यहां पर अपर लिमिट को रखने वाला हूं, अपर लिमिट इज v2, तो इसकी जगह पर लिख देंगे v2 1 माइनस गामा, माइनस अब लिखेंगे लोअर लिमिट इज v1, तो यहां पर v की वैल्यू क्या पुट कर देंगे v1। सो हियर v1 1 माइनस गामा, तो ये हमने इसमें लिमिट रख दी, ये हमारी ये स्टेटमेंट आ गई। ओके, ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट था k, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ में, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ में, क्योंकि यहां से हम कुछ वैल्यू पुट करने वाले हैं इसके अंदर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन द वर्क डन ऑफ द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। So next statement is w is equal to 1 upon 1 माइनस गामा, यहाँ पे 1 रह जाएगा ना, k का मल्टीप्लाई कर देंगे, k को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k v2 1 माइनस गामा, k v2 1 माइनस गामा, माइनस यहां पर k का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा k v1 1 माइनस गामा। अब k की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, अभी मैंने बताया था pv गामा इज इक्वल टू k होता है, pv गामा इज इक्वल टू k है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर और v गामा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p1 v1 गामा इज इक्वल टू p2 v2 गामा। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट की हेल्प से हमने ये स्टेटमेंट लिखा इसके अंदर, p1 v1 गामा इज इक्वल टू p2 v2 गामा इज इक्वल टू k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए जहां पर v2 लिखा हुआ है
वहां पर K की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे P2 V2 गामा, और जहां पर V1 है वहां पर K की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, K की वैल्यू ये देखिए क्या है P2 V2 गामा, एंड मल्टीप्लाई में क्या था V2 1 माइनस गामा माइनस, अब इस K की वैल्यू पुट कीजिए, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं P1 V1 गामा। सो द नेक्स्ट पैरामीटर इज P1 V1 गामा मल्टीप्लाई बाय, इसके मल्टीप्लाई में क्या था V1 1 माइनस गामा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों का बेस देखो सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में ये स्टडी किया होगा x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b, सो द पावर ऑफ x विल बी a प्लस b। तो अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर बेस सेम है, ये भी v2 है ये भी v2 है, और दोनों की पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पहले मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे V2 गामा और लिखा हुआ है V2 1 माइनस गामा, बेस सेम है पावर को ऐड कर दीजिए। सो V2 गामा, ये पावर पहली और दूसरी पावर को लिख देंगे प्लस में 1 माइनस गामा, ये माइनस गामा है ये प्लस गामा है, कैंसिल हो जाएगा, तो V2 द पावर रह जाएगा 1, V2 द पावर 1। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, दैट विल बी W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, इट विल बी P2 V2 ये V2 की पावर 1 रह जाएगी, गामा और माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट P1 V1। अब हम लोग यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आप वर्क डन कैलकुलेट इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है तो इससे वर्क डन कैलकुलेट होगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन होगा, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको टेम्परेचर गिवन होगा, तो आपको इस इक्वेशन को टेम्परेचर की टर्म्स में चेंज करना ही पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, फिर यहाँ पे फॉर्मूला में n आ जाएगा। ओके, इसको लिख देते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो PV की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT लिख सकते हैं। मैंने डायग्राम में लिखा था कि प्रेशर अगर P1 है, जब पिस्टन फर्स्ट पोजीशन पे था तो प्रेशर P1 V1, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या थे P1 V1 T1, और जब पिस्टन फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे, जब पहले पिस्टन यहां पर था तो मैंने बोला था प्रेशर है P1 V1 और T1, प्रेशर है P1 वॉल्यूम है V1 टेम्परेचर है T1, और जब पिस्टन इस पोजीशन पे चला गया तब इसका प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो गया था P2 V2 T2। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फॉर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन के लिए क्या लिखा जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू nR T1। फाइनल पोजीशन के लिए क्या लिखा जाएगा P2 V2 nR T2। अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए कौन सी इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन में। तो इन वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे, यहां पर पुट करते देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा P1 P2 V2, P2 V2 की जगह क्या लिख सकते हैं nR T2, तो P2 V2 की जगह लिख दिया हमने nR T2, nR T2। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे P1 V1 की जगह nR T1। क्या कांस्टेंट है वो कॉमन आ जाएगा, n और r कांस्टेंट है, तो nR को कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे और डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, और फॉर्मूला क्या बनेगा T2 माइनस T1। So this is the work done by the gas in the adiabatic expansion। तो adiabatic प्रोसेस में ये वर्क डन होता है T2 माइनस T1, nR डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, अगर नंबर ऑफ मोल 1 होगा तो R डिवाइड बाय 1 माइनस गामा लिख देंगे, और अगर n मोल गैस है तो इसको n बढ़ा दे देंगे, nR 1 माइनस गामा T2 माइनस T1।
तो वर्क डन सेकंड इक्वेशन से भी कैलकुलेट हो सकता है और थर्ड इक्वेशन से भी कैलकुलेट हो सकता है। सेकंड इक्वेशन से कब कैलकुलेट करेंगे? जब प्रेशर और वॉल्यूम गिवन होंगे, जब आपको बता रखा होगा कि एक्सपेंशन में इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम ये है और फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम ये है। और अगर आपको टेम्परेचर की टर्म्स में बता रखा है कि पहले टेम्परेचर 300 केल्विन था, बाद में टेम्परेचर 500 केल्विन हो गया, ओके, तो टेम्परेचर दे रखे हैं तो टेम्परेचर पुट कर देंगे, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे, ये सारे कांस्टेंट है। गामा, गामा डिपेंड करेगा गैस पे, कौन सी गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस है या मोनो एटॉमिक गैस है, तो उसके बेसिस पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यूज होती हैं 1.28, 1.44, ठीक है, इस तरह की इसकी वैल्यूज होती हैं। तो ये भी एक कांस्टेंट है, गामा भी एक कांस्टेंट है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की गैस है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है। सो दिस इज ए कांस्टेंट, आर इज ए कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल, 1 मोल गैस है या 5 मोल गैस है या 10 मोल गैस है, तो ये भी एक नंबर होगा। सो ये सारे कांस्टेंट होंगे। किससे कैलकुलेट होगा वर्क डन? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वर्क डन या प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा वर्क डन, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज द वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस में किया गया वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, इसके बाद अब 2-3 टॉपिक और है इसी प्रोसेस से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। मैंने 5 प्रोसेसेस के नाम लिखे थे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। तो 3 प्रोसेस अभी हमें स्टडी करनी है, कौन कौन सी? आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और साइक्लिक। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी की 3 प्रोसेसेस को।